We are going to discuss about class 11th biology second chapter biological classification। मैंने फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल है। सो आप लोग घर में पढ़िएगा, जहाँ पर आपको समझ में ना आए आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी वो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें समझाने जैसा सा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, वायरस और लाइकेन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। और हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सके, किसी चीज़ के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को जानने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अब एक क्लास में बहुत सारे 50 बच्चे हैं और उनमें से हमें कुछ बच्चे चुनना है कि कौन होशियार है, किसकी राइटिंग अच्छी है, कौन बोलने में अच्छा है। तो ऐसे अगर हमें 50 बच्चों में चुनना होगा तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। अगर हम यही इन बच्चों को एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे तो वो उनके बारे में जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए वर्ल्ड में जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि हम उनके बारे में जान सकें कि क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास पर्टिकुलर कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। देखते हैं कि कैसे क्या किया गया है। देखिए आपकी जो फर्स्ट की लाइन है सिस द डाउन, ये आपकी कुछ ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना है, ये जितना आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है और इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। ये थ्योरेटिकल है, इसे आप लोग घर में पढ़िएगा क्योंकि बायोलॉजी के चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर हम एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर इतने टाइम पे हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं वही चीज़ बताऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब भी वीडियो देखने के लिए बैठे अपनी बुक लेकर के, पेन पेंसिल लेकर के ज़रूर बैठे और ताकि जो लाइन इम्पॉर्टेंट हो उनको आप लोग अंडरलाइन कर सकें। तो अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले हुआ था तो किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब, हर्ब। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था तो किसी चीज़ को सिर्फ बाहरी तौर से उन्होंने देख लिया था कि किसी ऑर्गेनिज्म की उन्होंने बाहरी रूप, रंग, रेखा देख करके ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया, जो कि सर्वमान्य नहीं हुआ, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया है, इसलिए उनका
जिक्र इस यहाँ पर किया गया है। तो उन्होंने क्या किया था, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर देख करके कि कौन सा प्लांट बड़ा है, कौन सा प्लांट छोटा है, कौन सा प्लांट मीडियम साइज का है। तो उन्होंने जितने वर्ल्ड में जितने भी लार्ज साइज़ के प्लांट थे ट्री थे, तो उन्होंने सभी लार्ज साइज़ वाले प्लांट को ट्री में रख दिया, और जो मीडियम साइज़ के प्लांट थे उन्होंने सभी को श्रब में रख दिया, और जो हर्ब यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज़ के प्लांट थे हर्ब, तो उन्हें जो साग भाजी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे प्लांट को उन्होंने हर्ब में रख दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डाइकॉट है। डाइकॉट मोनोकॉट अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, और जब भी क्लास आप लोग की ओपन होगी मैं डाइकॉट मोनोकॉट ज़रूर समझाऊंगी, बस आप लोग इतना भी समझ लीजिए। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, और उन्होंने एनिमल्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था, एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। वो ग्रुप कौन कौन से हैं, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या पाया जा रहा था, रेड ब्लड, और ऐसे एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, यानी रेड ब्लड है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। यानी कि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया था, और को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किसने, अरिस्टोटले ने। अरिस्टोटले के बाद आते हैं हमारे लीनियस। In Linnaeus' time, a 2-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plants and animals respectively. तो लीनियस ने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, तो उस क्लासिफिकेशन का क्या नाम था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन का नाम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी कि 2 किंगडम में डिवाइड किया था। पहला आपका था प्लांटी, दूसरा आपका था एनिमेलिया। तो याद रखिएगा, लीनियस ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया तो उसका क्या नाम था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जाहिर सी बात है इस क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम होंगे। ठीक है, और किंगडम आपका पहला किंगडम क्या था, प्लांटी, किंगडम क्या था, एनिमेलिया। ठीक है, was developed that include all plants and animals, और प्लांटी में सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया था और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा था कि कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये सब चीज़ उन्होंने नहीं देखा था, बस मतलब उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लीनियस ने कौन से क्लासिफिकेशन दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 2 किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटी एंड एनिमल। सिर्फ आपको इस लाइन पे इतना ही याद रखना है, बाकी आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आप लोग अपने जानने के लिए ज़रूर पढ़िएगा, जहाँ समझ में नहीं आए मुझसे पूछिएगा। तीसरे नंबर में आते हैं हमारे R.H. व्हिटेकर। तीसरे नंबर में आते हैं हमारे R.H. व्हिटेकर। 1969 प्रपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. व्हिटेकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया, जो क्लासिफिकेशन का नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनका ही क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम थे, वो 5 किंगडम कौन कौन से थे आपके,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम में वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। तो किसी बेस पर डिवाइड किया गया होगा, कुछ पॉइंट्स पर डिवाइड किया गया होगा। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से थे? वो पॉइंट्स आपके थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और भी मतलब कि इतने पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? किसने मतलब कि क्लासिफाइड किया? R.H. व्हिटेकर ने। कब किया था? 1969 में किया था। कौन से क्लासिफिकेशन दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम में कौन से किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलियम। किस बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हम लोग देख लेते हैं कि मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। तो ये सभी किंगडम में कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, इनमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, किस बेस पर इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में रखा गया है। तो वो हम ये एक चार्ट दिया हुआ है इसी बुक में, तो हम उस चार्ट में देखते हैं। ये है आपका चार्ट। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये आपके 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट लिया गया है तो वो आपका क्या है? सेल टाइप। आपका क्या है? सेल टाइप। ठीक है, तो सेल टाइप मोनेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के होते हैं? प्रोकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या है? तो आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बताए दे रही हूँ, लेकिन आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एंड यूकैरियोट्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा है सेल वॉल। तो सेल वॉल देखेंगे तो जो मोनेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनमें सेल वॉल किस टाइप की होती है? तो उनमें नॉन सेल्यूलोजिक होती है। जिसमें जो सेल वॉल पाई जाएगी तो उसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा। एंड प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनकी सेल वॉल कैसी होती है? तो प्रेजेंट इन सम, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। फंजाई में प्रेजेंट विथ काइटिन। ठीक है, तो जो सेल वॉल होगी तो उसमें क्या होगा? काइटिन प्रेजेंट होगा। अब प्लांटी में प्रेजेंट सेलुलोज, जिसकी सेल वॉल होगी प्लांटी में तो सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। एनिमेलिया में, एनिमल में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब यही बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटी में प्रेजेंट होता है, एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। चौथा पॉइंट है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है? सेलुलर टाइप का होता है। किसमें? मोनेरा में। प्रोटिस्टा में सेलुलर टाइप का होता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू
किस टिश्यू कैसे होते हैं, लूज होते हैं, अरेंजमेंट टिश्यू का लूज टाइप का होता है, एंड प्लांटी में टिश्यू एंड एनिमलिया में टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू ऑर्गन और एनिमल में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। एनिमल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हाथ पैर और सिर, मतलब कि ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। लेकिन क्या प्लांट में हाथ पैर सिर गर्दन ऐसा कुछ पाया जाता है? नहीं पाया जाता। प्लांट में सिर्फ टिश्यू होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोनेरा का जो न्यूट्रिशन वो कैसे खाना खाता है, तो ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक सैप्रोफाइट पैरासाइट। तो इसमें सभी प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट के रूप में दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना भोजन लेते हैं। तो मोनेरा में सभी टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और यही बात करें प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक, इसमें मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं, और हेटरोट्रोपिक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन दूसरे से लेते हैं। एंड आपका फंजाई, फंजाई में आपका हेटरोट्रोपिक सैप्रोफाइटिक पैरासाइट। फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और सैप्रोफाइट मतलब कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और चौथा है आपका प्लांटी, तो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड पांचवा है हेटरोट्रॉपिक होलोजोइक सैप्रोफाइटिक, तो मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाता है, वो भी दूसरे से ही लेता है, पेड़ों से लेता है। और कुछ कार्निवोरस होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, और सैप्रोफाइटिक इट से। तो जो ह्यूमन है वो शाक भाजी और शाकाहारी, मांसाहारी, मतलब कि वो सर्वाहारी है, ठीक है, वो सब कुछ खाता है, लेकिन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो हेटरोट्रॉप्स में आएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो ऑटोट्रॉप्स में आएंगे, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे वो हेटरोट्रॉप्स में आएंगे। सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। और मोनेरा जो किंगडम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी आप लोग 11th में आए हुए हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा ही, बट आप कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा किंगडम क्या था? मोनेरा था। मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे? प्रोकैरियोट्स टाइप के। प्रोकैरियोट्स मतलब कि प्रोकैरियोट्स मीन्स इट्स हैव नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सो दैट वी आर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम बैक्टीरिया जो है तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है, ठीक है, एकमात्र ऐसा मेंबर है जो कि मोनेरा में सबसे ज़्यादा किसको इंक्लूड किया गया है? बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं कि ओनली सिर्फ बैक्टीरिया बस को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया ही इंक्लूड किए गए हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर एक मुट्ठी सॉइल में देखें तो हमें 100 बैक्टीरिया उसमें दिखाई देंगे। उसमें 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एक मुट्ठी सॉइल में सैकड़ों यानी 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 100 से कम नहीं होंगे, चाहे 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक अमाउंट फिक्स है कि 100 तो 100, ऐसा नहीं है। 100 से कम भी हो सकते हैं थोड़ी बहुत, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep ocean where very few other life form can survive। ये गर्म पानी वाले झरना, डिज़र्ट, स्नो मतलब बर्फ़ एंड डीप ओशियन जैसे जगह, जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रहते हैं, ठीक है। ऐसी जगह पर ये लोग रहते हैं जहाँ पर बहुत कम लाइफ क्या हो सकती है, सर्वाइव हो सकती है। मतलब कि ये ऐसी जगह में सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पर अदर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये लोग ऐसी जगह पर सर्वाइव कर जाते हैं। कौन? बैक्टीरिया। Many of them live in or on other organisms as parasite। उनमें से कई पैराजीवी यानी कि परजीवी के रूप में या फिर अन्य जीवों में रहते हैं। और उनमें से कुछ ये हर जगह पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह में पाए जाते हैं जहाँ पर अदर ऑर्गेनिजम्स नहीं पाया जाता। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। और उनके अंदर रह कर के पैरासाइट के रूप में भोजन लेते हैं, रोग फैलाते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन दियर शेप। बैक्टीरिया को उसके शेप के बेस पर 4 ग्रुप में क्या किया है, 4 कैटेगरी मतलब कि 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। द स्फेरिकल कोकस, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा स्फेरिकल, जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 कैटेगरी आपका कौन कौन से है? स्फेरिकल है, रॉड शेप्ड है एंड कॉमा शेप्ड है एंड 4th है आपका स्पाइरल। तो स्फेरिकल में कौन कौन से कैसे बैक्टीरिया रखे गए हैं? तो स्फेरिकल आपका जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे? स्फेरिकल यानी कि कोकस। हम लोग देखेंगे ये राउंड शेप्ड बैक्टीरिया आप क्या हैं? स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं। और अगर एक बैक्टीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरिया को बोलेंगे कोकस, और ये सारे बैक्टीरिया को बोलेंगे, सिंगुलर आपका है क्या? कोकस, एंड प्लूरल आपका है कोकाई। अगर बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं तो उसको हम सामूहिक रूप से ग्रुप में कोकाई बोलेंगे। और अगर एक स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात हो रही है तो उसको कोकस बोलेंगे। जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चों की बात करेंगे तो हम स्टूडेंट्स बोलेंगे। अगर हम किसी स्पेशल एक बच्चे की बात करनी है तो हम उसका नाम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये देखिए आपका दूसरा हमारा रॉड शेप्ड। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। तो सिंगुलर आपका है बैसिलस। सिंगुलर आपका क्या है? बैसिलस। एक बैक्टीरिया को सिंगुलर यानी कि एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस बोलेंगे और सामूहिक ग्रुप में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलाई बोलेंगे। एंड थर्ड है आपका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। आप लोग इसको देखोगे बिल्कुल कॉमा की जैसा लग रहा है, बिल्कुल कॉमा की जैसा लग रहा है, इसलिए इसको कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। इसका सिंगुलर एक बैक्टीरिया को बोलेंगे हम लोग विब्रियम
और ग्रुप में बैक्टीरिया को बोलेंगे विब्रियो। एंड फोर्थ है हमारा स्पाइरल। स्पाइरल का सिंगुलर है आपका स्पाइरुलम एंड प्लूरल है आपका स्पाइरिला। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो वेरी सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये क्या शो करते हैं? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे सिंथेसिस Some of the bacteria are autotrophic. They synthesis their own food from organic substrate. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ठीक है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। देखिए आपका ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हों। ठीक है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक क्या है? ये भी अपना भोजन स्वयं ही बना रहे हैं, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं, वो केमिकल का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं, जो सल्फर का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। एंड बैक्टीरिया की जो बहुत मेजोरिटी है वो किस टाइप की है? हेटरोट्रॉप्स टाइप की है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। जो किस पर डिपेंड हो? जो भोजन के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होती है। तो सबसे अब हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो बैक्टीरिया आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड है आपका यू बैक्टीरिया। जो आपका यू बैक्टीरिया है ना, तो यू मीन्स होता है ट्रू, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया आपके ट्रू टाइप के होते हैं जो कि आज भी प्रेजेंट हैं, और मतलब कि आज भी प्रेजेंट है। इसमें जो बैक्टीरिया वाली क्वालिटी है वो पूरी तरह से है। लेकिन जो आपके आर्की बैक्टीरिया हैं, ये आपके बहुत सालों वर्षों पहले से जब दुनिया बनी थी तभी से ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तभी से ही ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया थोड़ा यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं बहुत सी चीज़ों में, स्ट्रक्चर में
अपनी फिजियोलॉजी में, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, तो ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम आर्की बैक्टीरिया की। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, hot spring and marshy area। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या तो कैसे होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं क्योंकि वे कुछ सबसे कठोर हार्श मीन्स क्या है आपका कठोर, क्योंकि ये कुछ सबसे कठोर हार्श हैबिटेट मतलब ऐसे हैबिटेट जहाँ पर अदर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो सच एज एक्सट्रीम, तो ऐसे कौन कौन से भाई एरिया हैं जहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है, तो साल्टी एरियाज यानी कि जहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर साल्ट के जो अमाउंट होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वैसे एरिया पर ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलोफिल्स बोलते हैं। एंड हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड मार्सी एरियाज़ जहाँ पर मेथेन की अमाउंट ज़्यादा होती है वहाँ पर भी ये सर्वाइव करते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं, इन हैविंग डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर। जो इसकी आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वाल स्ट्रक्चर होती है, आर्की बैक्टीरिया की सेल है, सेल के आउटर पर एक वाल होती है, दीवार होती है, उसी दीवार को ही क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। तो जो इसकी आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। ठीक है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यही इसकी जो सेल वाल की ही इतनी अच्छी स्पेशल फीचर होते हैं, सेल वाल में ही इतने अच्छे स्पेशल फीचर होते हैं जिसकी वजह से ऐसे एक्सट्रीम मतलब कि सख्त, ऐसे एक्सट्रीम मतलब कि सख्त, हैबिटाट मतलब कि आवास वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट में लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें कुछ तो स्पेशल पाया जाता होगा, तो वो स्पेशल क्या है, इनका सेल वाल है। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffalo, and they are responsible for production of methane from the dungs of these animals। ठीक है, तो methanogens are present in the gut of several ruminant animals। तो methanogens यही आर्की बैक्टीरिया के ही मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया ही हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनिमल्स के गट यानी कि एनिमल्स के पेट में होते हैं। कौन से एनिमल्स, सभी एनिमल्स नहीं, कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब क्या है, जो जुगाली करते, जो अपना मुंह चलाते रहते 24 घंटा। जैसे कि आप लोग काऊ को देखिएगा, काऊ अपना मुंह चलाती रहती है, बफेलो भी अपना मुंह चलाती रहती है, रूमिनेंट करती रहती है, जुगाली करती रहती है। और गोट को भी देखेंगे तो गोट भी अपना मुंह चलाती रहती है। तो इनके पेट में मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाया जाता है, मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया अगर पाया जा रहा है तो कुछ तो इसका फंक्शन होगा। तो क्या फंक्शन है देखते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग्स ऑफ दीज एनिमल्स। इन जानवरों के डंग्स मीन्स गोबर, इन जानवरों के गोबर से मीथेन के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि डंग्स में, काउस बफेलो के डंग्स में मीथेन होता है। तो मीथेन कहाँ से आती है, इन्हीं मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया हेल्प करते हैं मीथेन के प्रोडक्शन में। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यू बैक्टीरिया, जो कि दूसरे वीडियो में।